वेलकम और सर। थैंक यू। और सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है और सभी थैंक यू को सर। बहुत बहुत मेरा नमस्कार और जय थैंक यू सिंह, सर। गुड मॉर्निंग। आज मैं सर अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम हसीब अहमद है और इस वक्त मैं मुंबई में नेपिंसी रोड में रहता हूं विद फैमिली। वैसे मैं रहने वाला यूपी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ और इस बिजनेस को मैं सीख रहा हूँ, इस बिजनेस को जी रहा हूँ मैं। आज हम लोग जानेंगे जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाला हूँ कि आरसीएम करना जरूरी नहीं, मजबूरी बन जाएगा। इसको जरूरी नहीं समझना कि हमें करना ही है, मजबूरी बन जाएगा, ऐसा समय आ रहा है। तो मैं सभी का फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और देखेंगे कि फ्यूचर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग जो है इसका जो मतलब है आने वाले समय और प्रेजेंट टाइम में डायरेक्ट सेलिंग करना क्यों जरूरी और क्यों मजबूरी बन जाएगा, इसी पे हम बात करते हैं आगे। तो एक रिपोर्ट के अनुसार, जो रिपोर्ट आया था उसके अनुसार, एक रिपोर्ट के अनुसार ये सर्वे आया था कि जैसे कि ये चीज हम बार बार सुनते हैं अपने महागुरु डी मिश्रा सर के बारे में जब प्लान देते हैं तो बताते हैं कि जब सर्वे होता है 1920 में तो 10 रुपया में एक परिवार का पूरा काम चल जाता था। फिर 1940 में 10 रुपया हुआ, 1960 में 100 रुपया हुआ, उसके बाद आप देखेंगे 1980 में आपको 1000 हो गया। उसी तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते 2000 में फिर 10,000 हो गया और इतने में घर चल जाता था। 2020 में देखेंगे कि करीब करीब 1 लाख के आसपास जिस परिवार के, जो मतलब ठीक मिडिल क्लास के परिवार है, 1 लाख रुपया इनकम आता है घर में, तो उसका परिवार ठीक से उसकी पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, मेडिकल वगैरह जो भी होता है वो सब ठीक ठाक चल जाता है। लेकिन इसी रेशियो में देखेंगे कि तो आगे चल के 1940 तक, 19 के बाद 1920 सॉरी 2020 के बाद 2040 में करीब एक से नहीं कई लाख रुपया कमाना पड़ेगा। उस रेशियो के हिसाब से करीब 10 लाख रुपया कमाना पड़ेगा, तब जाके हमारा परिवार सही तरीके से चल सकता है, जिसमें कि सब कुछ शामिल रहेगा। आपका एजुकेशन से मेडिकल से लेके वो सारी चीजें इसमें शामिल रहेंगी। तो इस चीज को हमें बस समझने की जरूरत है कि इतना बड़ा जब खर्च है तो ये खर्च का जो इनकम है आएगा कहाँ से, इसको समझने की जरूरत है। और लेकिन व्यक्ति का जो देखेंगे सैलरी है, जो इनकम आता है, लोग जो जॉब करते हैं उससे इनका सैलरी पगार आता है, चाहे गवर्नमेंट में हो चाहे प्राइवेट में हो, हर साल नहीं बढ़ता है। कुछ सालों के बाद, जैसे मतलब कि 4 साल के बाद या 8 साल के बाद वो डबल होता है गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से। लेकिन ये आप देखेंगे कि जो महंगाई है वो क्या होता है, ये 4 गुना बढ़ जाता है। तो 4 गुना महंगाई बढ़ गई और डबल इनकम हुआ, तो इसका मतलब वो कि हमारा इनकम कम हुआ और खर्च ज्यादा हुआ। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए अपने पास जो एक दो तरीका है, या तो अपने इनकम को हम बढ़ा लें या तो अपने खर्च को कम कर लें। दो ही रास्ता है। अब इनकम को आप बढ़ा लेते हैं तो आप पहले से कमा रहे हैं, तो क्यों नहीं बढ़ाए? कोई तो दूसरा रास्ता है नहीं। खर्च करते, खर्च को जो आप कम करते हैं तो भी काम नहीं चलेगा। बच्चों का एजुकेशन जरूरी है, आपके खाने पीने का जरूरी है, रहना सहना जरूरी है, उसमें घर चाहिए, अपने बच्चों को शादी करना है, सारी चीजें, अपने मेडिकल का पैसा चाहिए, तो उसमें कम करना नामुमकिन सी बात हो जाती है। और इनकम को बढ़ाना भी नामुमकिन सी बात हो जाती है, जिस जगह, जिस जॉब में, जिस जगह पे आप हैं और जिस बिजनेस में। तो हम ये देखेंगे कि इसके लिए सिर्फ मात्र एक ही रास्ता है और वो है पार्ट टाइम ही सही। पहले क्योंकि शुरू शुरू में लोग पार्ट टाइम ही करते हैं और करना भी चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसी एक ताकत है कि इंसान कभी भी इसको पहले कर सकता है, कहीं से भी कर सकता है, कोई इसके प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसको भी पार्ट टाइम कर सकते हैं, है ना। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो भी कर सकते हैं, आप किसान हैं तो भी कर सकते हैं, आप नौकरी वाले हैं तो भी कर सकते हैं, बिजनेसमैन हैं तो भी कर सकते हैं। कोई भी आदमी इसमें डायरेक्ट सेलिंग को आसानी से कर सकता है। इसमें कोई भी किसी को कोई पाबंदी नहीं है कि हमें करना है या उनको नहीं करना है। आप देखेंगे कुछ, मैंने एक वीडियो देखा था बिहार का, उसमें कल्याणी मिश्रा जी थी। वो उनको जो प्लान बताने गए थे लोग, तो उनको एक बात समझ में आई थी कि खाली 1 रुपया मेरा महीने का बचेगा, 1 रुपया एक साबुन में बचेगा
तो महीने का कई रुपए बचेगा, और मेरी जिंदगी जो अब से बची है, तो रिटायरमेंट के लिए मेरे कम से कम 1 लाख रुपया तो आ ही जाए। इसे सोच से उन्होंने इस बिजनेस को शुरू किया, और आज करीब 5 लाख से ऊपर उनका पर मंथ का इनकम है। तो बताती हैं कि मेरे को पता ही नहीं था कि इसमें इतनी बड़ी ताकत है। और महीने जो मैं पूरी ज़िंदगी में 1 लाख रुपया सोची थी, आज कई लाख रुपए महीने आ रहे हैं। तो ये कोई भी कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि पढ़ा-लिखा कर सकता है, ऐसा नहीं है। अभी आप पिछले महीने में देखे होंगे, एक अमाउंट पूरा घूम रहा था, वो मौर्य जी का, है ना? तो ये क्या हाउस वाइफ सब लोग हैं, तो वो कोई भी कर सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि घर के अंदर जो लेडीज़ जो नहीं कर सकती हैं, जो बाहर घूम रहा है वही कर सकता है। बस इसको करने की एक जुनून और जज़्बा होना चाहिए। और दूसरा कि मैं क्यों कर रहा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में मजबूरी क्यों हो जाएगा? क्योंकि कुछ पॉइंट्स इस पे हम लोग बात करेंगे, और क्लियर होगा कि मैं इस बात को क्यों बोल रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी है ना, टेक्नोलॉजी आज के ज़माने में बिल्कुल एकदम हाई लेवल पे आगे जा रही है। आज देखेंगे टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हर क्षेत्र में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके और किया जा रहा है उसमें। चाहे आप देखें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चले जाएँ, चाहे आप एजुकेशन सेक्टर में चले जाएँ, किसी बिज़नेस सेक्टर में चले जाएँ, हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो मैन पावर को हटाकर क्या है, मशीन को लगाया जा रहा है, किसी भी क्षेत्र में देख लें आप। और रोबोट से काम किया जा रहा है। अभी तो खाना परोसने का भी जो वेटर है, तो भी मतलब रोबोट से ही हो रहा है। ये सारी चीज़ों को रोबोट के ऊपर काम किया जाता है। ऐसा समय था कि जब असेंबल करने के लिए किसी चीज़ को, जैसे पार्ट बनते हैं, कोई सामान, उसको पार्ट को असेंबल करने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन अब उसको धीरे-धीरे क्या कर रहे हैं लोग, रोबोट को अंदर उसको सॉफ्टवेयर फिट करके, और उनको जैसे फिट कर देते हैं उसी तरीके से असेंबल भी करना शुरू कर दिया, पैकिंग करना शुरू कर दिया। हाँ, सारी चीज़ों को उसने प्रोडक्ट का टेस्टिंग करना भी शुरू कर दिया है। यानी जो इंसान काम करता था, उसको अब मशीन काम करना शुरू कर दी है। सॉफ्टवेयर काम करना शुरू कर दिया है। तो बस अपने को देखना है कि अभी आगे हमें क्या करना है। दूसरा पॉइंट देखेंगे कि बैंकिंग सेक्टर में कि जब भी हम देखते हैं कि घर में बैठे-बैठे जैसे क्या होता है कि फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी बहुत से सारे ऐप हैं, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, सारा जो ट्रांज़ैक्शन है, उसको हम करते रहते हैं। जैसे मतलब का बिजली का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, आपको बच्चों का फीस देना है, या किसी तरीके का किसी को पैसे देने हैं, तो आप घर बैठे-बैठे चाहे रात को 12 बजे, रात को 1 बजे, कभी भी दिन में सुबह शाम कभी आप उसको ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। आप देखेंगे बैंकों के अंदर जिस तरीके से पहले भीड़ लगती थी, रश होता था, अब उस तरीके का भीड़ और रश नहीं है। बहुत कम है, हो मंडे वगैरह को कभी-कभी छुट्टी के दिन होता है, उस टाइम थोड़ी-सी रहता है, लेकिन उसके बाद उतना भीड़-भाड़ दिखती नहीं है। तो ये जो बैंकिंग सेक्टर में भी एक टेक्नोलॉजी आ गई है, अब काम आसान हो गया है। लोगों को आप देखिए कि जो मशीन पैसा जो लोग पैसा लेन-देन करते थे, कोई कैशियर करता था, चेक के लिए भी कोई रिसीविंग करता था, लेकिन अब वो क्या हो गया मामला? वो भी धीरे-धीरे खत्म हो रहा। पैसे को निकालने के लिए और पैसे को डालने के लिए, निकालना और डालना, डिपॉजिट करना, दोनों मशीन कर रही है। आप देखेंगे चेक डिपॉजिट करने के लिए भी मशीन लगी है, पासबुक को प्रिंट करने के लिए मशीन लगी है। वो सारी के सारी चीज़ जो पहले आदमी करते थे, अब क्या कर रहे हैं, सारे मशीन करने लगे हैं। ये कोई नई बात नहीं, आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ़ आप लोगों को एक एहतियात के तौर पे गौर कराना चाहता हूँ, आप लोगों को अलर्ट करना चाहता हूँ कि आगे क्या होने वाला, क्या हो सकता है। तो हमें ज़्यादा इस पे डिपेंड नहीं रहना है नौकरी के ऊपर कि हमें नौकरी मिलने वाली है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है अपने को धीरे-धीरे जैसे दुनिया बदल रही है, सारी चीज़ें बदल रही है, अपने को भी बदलना पड़ेगा। तीसरा आप देखेंगे कि लास्ट में नेक्स्ट पॉइंट कि मेडिकल सेक्टर में भी ऐसे ही है ना? ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आ गए, जो आप ऑनलाइन डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। आप घर बैठे दवा दवा मंगा सकते हैं। हाँ, जो भी आपको चाहिए मेडिकल से रिलेटेड, जो भी आपको सामान दवा से लेकर किसी चीज़ को चाहिए, खाली सिर्फ ऑर्डर कर दो, आपके घर पे सारी की सारी चीज़ें वो आ जाएँगी। यहाँ तक कि जो चेकअप के लिए भी आप देखेंगे कि ऑनलाइन ही चेकअप होता है, और घर पे जो डॉक्टर या जो भी चेक करने वाले आके आपका सारा का सारा अपना ब्लड वगैरह लेना, जो भी करना करके आपको रिपोर्ट ऑनलाइन भेज देते हैं, ठीक है? वो सब बैठे-बैठे हो जाता है। आप यहाँ तक देखेंगे कि आने वाला अभी जो तैयारी चल रही है, हो रहा है कि जो डॉक्टर होते हैं, सर्जन होते हैं, उनकी जगह पे क्या होता है, रोबोट की तैयार किए जा रहे हैं। हाँ, जो डॉक्टर को हटाकर रोबोट को लगाया जाएगा, और उनके अंदर भी सॉफ्टवेयर फिट करके कि किसको क्या चीज़ का
सर्जरी करना है, ऑपरेशन करना है, उस चीज को खुद कर लेंगे। तो डॉक्टरों का भी धीरे धीरे एकदम क्या होगा, प्रॉब्लम होने वाला है। आप किसी भी सेक्टर में चले जाएं, अब जो मशीन और रोबोट और ये सारी चीजें चल रही हैं, वो सारी की सारी मतलब प्रॉब्लम पैदा कर, नौकरियों खत्म करने वाली है। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि जो सुरक्षा का जो मामला है, सिक्योरिटी के लिए, उस क्षेत्र में भी आप देखेंगे तो बहुत से प्रॉब्लम्स अभी जो लोगों के लिए है। क्या है कि पहले देखेंगे वॉचमैन होते थे, है ना, या सिक्योरिटी के लिए बहुत सारी ऐसी जो सिक्योरिटी चीजें होती थी। अब धीरे धीरे क्या हो गया, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से, जबकि उसको हमेशा देख, सिक्योरिटी गार्ड का कभी इधर नजर उधर हो सकता है, लेकिन जो सीसीटीवी लगा उसका कभी नजर इधर नहीं हो सकता है, बिल्कुल 24 घंटा अपनी नजर को रखता है। तो अब लोग अपने ऑफिस में, अपने बिल्डिंगों में, अपने हर रोडों के ऊपर वहां पर लगा हुआ है कैमरा, वो सुरक्षा का सबसे बेहतरीन एक जरिया बन गया है। तो इसके लिए भी क्या होगा, अभी अभी की और देखेंगे जो हर देश, कई देशों के अंदर रोबोट तैयार किया जा रहा है बॉर्डर पर लड़ने के लिए। वहां इंसान नहीं रहेगा तो भी बॉर्डर बॉर्डर पे लड़ सकते हैं रिमोट से। तो वहां पे हर क्षेत्र में आप जैसे सुरक्षा के मामले में चले जाए, चाहे डॉक्टर के मामले में चले जाए, चाहे किसी मामले में चले जाए, ये प्रॉब्लम हर जगह होने, आगे आके समय में बिल्कुल होने वाला है। अब ड्राइवर की बात कर लें तो देखेंगे जो ड्राइवर है, आज भी जो गाड़ियां अब बन रही हैं, तो पहले तो इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी आ रही है, अब रिमोट वाली, सेंसर वाली आ रही गाड़ियां। अब उसमें क्या होगा, ड्राइवर लेस रहेगी गाड़ी। अब धीरे, लेकिन धीरे धीरे सबके पास इतनी जल्दी तो नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे आते आते एक समय ऐसा आएगा कि सबके पास हो ही जाएगा। उसमें सिर्फ क्या करना है कि अपने को लोकेशन डाल के अब उसको सेट कर देना कि जाना कहाँ है। अब वो गाड़ी अपने आप वहां पे जाएगी जहां आपका डेस्टिनेशन है, सिर्फ उसको वहां पे फिट करना है। तो इस चीज को अभी से समझ लें कि मैं ड्राइवर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, तो ये सब मामला आगे चल के दिक्कत होने वाली है। तो आप एक और देखेंगे कि जो नेक्स्ट की मैं बात करूं एजुकेशन के बारे में, तो एजुकेशन के क्षेत्र में भी अब सब कुछ ऑनलाइन। माइक को देखिए जी जी, माइक अपना बंद कर ले, जो भी तो डिस्टरबेंस हो सब रहा कुछ ऑनलाइन होते जा रहा है। देखिए अभी जूम पे क्लासेस चल रहे हैं, ट्यूशन के चल रहे हैं, स्कूल कॉलेज के चल रहे हैं, मीटिंग चल रही है। खास तौर से देखेंगे कि जो डायरेक्ट सेलिंग में, या हम लोग जो अभी जूम के माध्यम से जो बड़े बड़े बिजनेस तैयार हुए, लोगों की तैयारी चल रही है, वो सारी चीजें क्या है, एक क्या है, इसका एक देन है टेक्नोलॉजी का। एजुकेशन के अंदर भी एक धमाल मचाया हुआ है ना। तो इस चीज को हमें बिल्कुल आगे के लिए भी समझ के रखना पड़ेगा। और पहले हम लोग देखिए क्या करते थे, पहले हम लोग करते थे कि हॉल को बुक करते थे मीटिंग के लिए। कभी कभी हॉल मिलता था, नहीं टाइम नहीं है, आज नहीं, दूसरे दिन, तीसरे दिन, ऐसा होता था। लोगों को हम लोग वहां पर बुलाते थे कि आइए मीटिंग में। लोग, कुछ लोग आते थे, कुछ लोग नहीं आते थे, क्योंकि वहां पे टिकट भी लगता था, वहां पे दूरी भी थी, समय भी लगता था, अपना टिकट भी लगता था, बस का और ट्रेन का, वो सारी चीजें लगती थी। लेकिन अब क्या है, जूम के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन इतना इजी हो गया है कि आदमी कहीं 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 भी बैठा है, आप कोई दार्जिलिंग में है, कोई यूपी में है, कोई बिहार में है, कोई दिल्ली में, कोई महाराष्ट्र में, अलग अलग स्टेट से लोग जुड़ के एक जगह इकट्ठा होकर मीटिंग कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि हम हॉल में नहीं बैठे हैं, उससे बेहतरीन एक मीटिंग होती है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे बदलाव की तरफ जा रही है। इसको हमें सीखना भी है, जानना भी है कि इसका हमें कैसे उपयोग करना है, क्योंकि अगर इसको नहीं सीखेंगे, इसको नहीं जानेंगे, तो भी एक प्रॉब्लम पैदा होने वाला है। आप देखेंगे कि जो पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन का मामला ऐसा है कि डायरेक्ट सेलिंग जो बिजनेस है तेजी से बढ़ने का जो कारण है, एक ये भी है। क्या है कि पॉपुलेशन आज लगभग आप समझ लें कि 70,000 बच्चे के सर्वे के हिसाब से 70,000 बच्चे पैदा होते हैं कभी डेली। अगर एक महीने का आंकड़ा निकाले इसी रेशियो के हिसाब से, तो देखेंगे 21 लाख हर महीने बच्चे पैदा होते हैं। और हर साल की बात करें तो करीब 2.5 करोड़ बच्चा पैदा होते हैं हर साल। मतलब ये क्या, नया जनरेशन इस देश के अंदर आ रही है। इतने तेजी से संख्या बढ़ रही है, मरने वालों की भी संख्या उसमें रहती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये अपना पैदा नए लोगों को मतलब दुनिया में आने की संख्या है 2.5 करोड़ पर ईयर, हर साल की बात है। तो इतनी तेजी से जब संख्या बढ़ रही है, तो जो बच्चे आज ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो किसी टेक्निकल की कोर्स कर रहे हैं, जो 18 साल से प्लस हो गए हैं, उनको क्या चाहिए, उनको रोजगार चाहिए। लेकिन रोजगार देगा कौन? किसी संस्था के पास, किसी कंपनी के पास, किसी सरकार के पास इतना वो पावर नहीं है
कि इतने बच्चों को, इतने ग्रेजुएशन करके निकल रहे हैं, पढ़ाई करके निकल रहे हैं, उनको इतनी नौकरी दे सके। किसी के पास इतना पावर नहीं है और अच्छा खासा इनकम भी दे सके। सिर्फ नौकरी की बात नहीं है, आप देखेंगे कि अच्छे पढ़े लिखे इंजीनियर है, डॉक्टर छोटे मोटे हैं, इस तरह के जो लोग हैं वो भी तो छोटी छोटी सैलरी पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी मजबूरी है, उनके पास कुछ है नहीं, तो जो मिल रहा है उसी कर लो। आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कि बेरोजगारी का। आज भारत में लगभग 8% लोग ऐसे बेकार घूम रहे हैं। अगर एजुकेशन करके देखेंगे इसको, सारी कैलकुलेशन और सारी चीज को मिला के, तो करीब करीब 10 करोड़ लोग बेरोजगार है ना। मतलब निकलते रहते 10 करोड़ के आसपास। और कौन सी ऐसी सरकार है, कौन सी ऐसी कंपनी है कि 10 करोड़ लोगों को नौकरी दे सकती है। हर साल 5 करोड़ बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं और सरकार हर 5 लाख हर साल में लगभग 5 लाख तक की उसको नौकरी दे पाती है। इससे ज्यादा देना मुश्किल हो जाता है। अभी जो चल रहा था, अभी हंगामा देखे बच्चों का, धरना प्रदर्शन, ये सारी चीजें चल रही हैं। क्यों चल रही है? उनके पास नौकरी नहीं है, नौकरी चाहिए। सरकार भी परेशान है, नौकरी कहाँ से दे। वो सारी चीजों को लेके जद्दोजहद चालू है। तो आप देखेंगे कि उनको टेक्नोलॉजी के आने के बाद नौकरी से निकाला भी जा रहा है, ये भी चीज है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, अभी बैंक का देखें, बैंक में को मर्ज करके कितने बैंकों को कम कर दिया गया, उसके जितने भी एम्प्लॉइज थे सबके काम खत्म हो गए। तो उसमें टेक्नोलॉजी भी काम करी और लोग कम रहेंगे इसमें काम करने के लिए, तो ये लोग तो बेरोजगार हो गए ना। तो अब ये क्या करेंगे? तो इनके पास मैं समझता हूँ कि सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, डायरेक्ट सेलिंग। ऐसे लोगों को हमको टच करना ही पड़ेगा। इसीलिए लोगों को डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर वो भी किसी भी काम के नहीं रहेंगे, किसी भी काम के नहीं। आप देखेंगे कि जो इसमें क्यों एक करना जरूरी हो जाएगा, क्योंकि लो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, कोई आपको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। अभी देखिए विजय सर ने बताया अभी जिस तरीके से अपने मार्केटिंग प्लान में, कि इसमें कुछ पूंजी लगाने की जरूरत नहीं। जब पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है तो फिर क्या सभी के सभी लोग इसमें करना चाहेंगे, लेकिन बस अपने बात को, इस सच्चाई को उनको सही जगह सही तरीके से पहुंचाने की जरूरत है। तो क्यों डायरेक्ट सेलिंग में अपने सबसे बड़ा कारण यह है कि इसमें कोई बहुत बड़ी पूंजी नहीं लगानी है। क्योंकि आप एक किराने की दुकान भी खोलना चाहते हैं, एक पान की दुकान खोलना चाहते हैं, एक पान की दुकान खोलना चाहते हैं, छोटी छोटी दुकान, तो भी आपको 5 लाख, पान की दुकान में भी लाख 1.5 लाख लगता है। किराने की दुकान खोलेंगे तो भी उसमें 10 से 20 लाख रुपया लगता है। किसी चीज के फ्रेंचाइजी ले उसमें भी 20-25 लाख रुपया लगते हैं। तो तमाम इस तरह का जो भी काम करते हैं उसमें लगता है, लेकिन यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ आपके पास अगर मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है और कुछ उसमें डाटा है, तो समझ लीजिए कि आपका बिजनेस से चल पड़ता है। और हमें क्या करना होता है? वही चीज करना होता है कि जो हम डेली ना खाते, नहाते, पीते, खाते, उसी चीज को यहाँ से लेना है, बस दुकान बदलनी है। एक तो ये जो ना, देखिए आप जैसे सीए है, डॉक्टर है, ये सारे लोगों का जो सर्टिफिकेट है, इंजीनियर है, काम नहीं आएगा। कब? जब ऐसा कुछ प्रॉब्लम होगा। तो जैसे मतलब एक डॉक्टर है, डॉक्टर इस दुनिया में नहीं है, इंजीनियर इस दुनिया में नहीं है, सीए इस दुनिया में नहीं है, तो फिर क्या होगा? उनका डिग्री किसी के काम आने वाला नहीं है, सिर्फ उनके साथ चला जाए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जब भी हम इस बिजनेस को कर रहे हैं, जिस लेवल पे है, जिस पोजीशन पे है, जिस पिन पे है, वो सारा का सारा चीज ट्रांसफर कहाँ पे होता है? मेरे नॉमिनी को, आपके नॉमिनी को। मतलब उसमें जरा से भी माइनस नहीं है, प्लस होके आता है। लेकिन बाकी आप किसी भी चल में क्षेत्र में चले जाए, आप जहाँ पे उसको खत्म करते हैं वहीं से खत्म हो जाता है। तो ये इसका बहुत ही बेहतरीन एक पॉइंट है। इस बिजनेस को चालू करने के लिए सिर्फ आपके पास एक, जैसे मैंने बताया कि स्मार्टफोन फोन होना चाहिए, कुछ डाटा होना चाहिए, जब भी मीटिंग हो उस वक्त उसको बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग में ना तो उम्र माने रखता है, ना तो उसमें जात माने रखता है, धर्म माने रखता है। आप 18 से प्लस है तो आप इस सिस्टम में आ सकते हैं, इस बिजनेस को कर सकते हैं। आप छोटे हैं, बड़े हैं, लंबे हैं, छोटे हैं, कहाँ से हैं, किस प्रदेश से है, किस जिले से, किस गांव से, उससे कुछ लेना देना नहीं है। बस इसमें एक चीज चाहिए, वो क्या? कि सपने, कि हमारे सपने कितने बड़े हैं, और इस सपनों को पूरा करने के लिए, इस सपनों को पाने के लिए अपने पास कितनी जिद है, अपने पास कितनी उसको करने की जरूरत है, कितना जोश है, कितना जुनून है। अगर ये सारी चीजें हैं
तब हमारे जो सपने उसको हम पूरा कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं। अगर ये नहीं तो फिर मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास लक्ष्य होना ही चाहिए कि हमें क्या करना है, मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। हमारे सपने मजबूत होने चाहिए और उस सपने के ऊपर हमें काम करने की जरूरत होती है। तो यहाँ पे सब कुछ हासिल किया जा सकता है। नेक्स्ट देखेंगे कि मंदी की मार इस पे नहीं पड़ती है। इस बिजनेस में कितना भी कुछ भी आप देखे होंगे, अभी जो कोरोना काल आया, कोरोना काल में सारे के सारे जो कंपनियां, फैक्ट्री, ऑफिसेज सारे के सारे बंद हो गए। लेकिन ये एक ऐसा सेक्टर रहा डायरेक्ट सेलिंग कि इसमें कभी भी बंद ये नहीं हुआ, बल्कि ग्रोथ होकर आया। उसका रीजन क्या था? उसका रीजन ये था कि इंसान पूरी दुनिया के अंदर कुछ भी हो जाए, लेकिन इंसान दो तीन जो चीजें जरूरी की कुछ भी छोड़ नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि इसमें एफएमसीजी का है, हेल्थ प्रोडक्ट हेल्थ है, इसके बाद होम केयर है, या जो भी इस तरीके का पर्सनल जो अपना यूज करने के जो भी सामान है, इसको तो न तो सरकार रोक सकती है, न कोई आदमी अपने आप को रोक सकता है उसको यूज करने से। और आप देखेंगे कि जो भी अच्छी डायरेक्ट सेलिंग है, उन सारे लोगों के पास यही जो प्रोडक्ट, जिसके पास ये प्रोडक्ट है, जो कि डेली यूज वाला इंसान को, वो जिंदगी में कभी भी बंद नहीं हो सकता। और हम सभी लोगों ने देखा है कि जैसे लॉकडाउन लगा, उसके बाद से बहुत लोगों का पिन चेंज हुआ, लोगों का बिजनेस बढ़ा, ग्रोथ किया, ये सारी चीजें हुई है। लोगों को समझ में आया कि नहीं, अगर इस बिजनेस को अपन नहीं करते तो आगे और भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो अभी भी वक्त है हमें इस चीज को समझने के लिए। और इसे सारी चीजें मैं एक वीडियो दिखाता हूँ, इसी के संबंधित एक वीडियो दिखाता हूँ, हम लोग उसको गौर से देखिएगा कि क्या क्या हो सकता है। इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। एक मिनट। आज वीडियो आप लोग देखे भी होंगे, मैं एक दो वीडियो जो दिखाऊंगा आप लोग देखे होंगे, लेकिन बस रिमाइंड कर रहा हूं मैं कि आप लोग देखें, गौर से देखें कि जो आने वाला समय में इसमें क्या हो सकता है। शेयरिंग हो रहा है ना? जी सर, शेयर हो रहा है। जी जी। थोड़ा नेटवर्क स्लो है इसके लिए। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। सैकड़ों साल पहले लोग सफ़र पैदल ही किया करते थे। फिर बैलगाड़ी आया। बैलगाड़ी को ख़त्म किया बस ट्रक ट्रैक्टर ने, और तेज़ी की ज़रूरत महसूस हुई तो रेलगाड़ी का निर्माण किया गया, और आज हमने एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर भी बना लिया है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जिस टॉपिक का शीर्षक है फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। आखिर क्यों डायरेक्ट सेलिंग को 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति बोला गया है? आज इसी टॉपिक पर बात करने के लिए मैं आया हूं। दीपक सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल यूनिक गुरुकुल में। आज भारत की सबसे बड़ी समस्या क्या है? भारत की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। लोग काम करने के लिए तैयार हैं, परंतु उनको काम नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी का 4 सबसे मुख्य कारण है। आइए एक एक करके इस पर हम चर्चा करते हैं। बेरोजगारी का सबसे पहला मुख्य कारण है तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। जिस दर से जनसंख्या बढ़ रही है, उस दर से जॉब या रोजगार नहीं बढ़ रहा है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आज करीब 5 करोड़ युवा सरकारी नौकरी की खोज में है, परंतु साल में मात्र 2 से 3 लाख लोग को ही सरकारी नौकरी मिल पा रही है, और फिर हर साल ये बेरोजगारी का आंकड़ा बढ़ते जा रहा है। बेरोजगारी का दूसरी बड़ी समस्या है तेजी से बदलती हुई टेक्नोलॉजी। आज आदमी कोई काम करना नहीं चाहता है, क्योंकि उसको हर काम जल्दी व आसानी से चाहिए। आज मशीन और रोबोट बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। एग्जाम्पल, पहले पैसा निकालने के लिए हम बैंक में जाते थे, पहले पासबुक प्रिंट कराने के लिए हम बैंक में जाते थे, परंतु आज जगह जगह एटीएम और पासबुक प्रिंटर लग चुके हैं।
जिस कंपनी में असेंबली लाइन पे पहले हजारों लोग काम करते थे, उनको रोबोट को प्रोग्रामिंग करके उनके जगह पर लगाया जा रहा है, जिससे काफ़ी लोगों का रोजगार खत्म हो रहा है। मशीन और रोबोट के कई फायदे हैं, जिससे मशीन जो है फास्ट प्रोडक्शन करता है, उसको कोई छुट्टी नहीं चाहिए। मशीन और रोबोट जो है वो यूनियन नहीं करता है। मशीन और रोबोट को सैलरी नहीं चाहिए। एक्यूरेसी हाई होता है, आदमी गलती कर सकता है लेकिन मशीन नहीं। और इसी फायदे के चक्कर में हमने कई बड़ी समस्या उत्पन्न कर ली है, और उसकी सबसे बड़ी समस्या है वो है बेरोजगारी। और बेरोजगारी का तीसरा बड़ी समस्या है शिक्षा की कमी। आज जो स्कूल व कॉलेज हमें पढ़ा रहे हैं वो शिक्षा पद्धति पुराना हो चुका है। नए तरह की शिक्षा पद्धति को अपनाना पड़ेगा। कंप्यूटर स्किल सीखना पड़ेगा, मैनेजमेंट स्किल सीखना पड़ेगा, लीडरशिप स्किल सीखना पड़ेगा, तब हम रोजगार पा सकेंगे। और बेरोजगारी का चौथा सबसे बड़ी समस्या है कंपनी पर बढ़ता हुआ बोझ। आज कंपनी का बिजली बिल बढ़ गया है, उनका लेबर कॉस्ट बढ़ गया है, उनका जीएसटी एसजीएसटी की वजह से टैक्स ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, और जिससे लाखों कंपनी पर ताला लग चुका है। एक रिपोर्ट के अनुसार 5 सालों में देश के 7 प्रमुख सेक्टर में 3 करोड़ 64 लाख लोग हुए बेरोजगार। दूसरा रिपोर्ट, 6.5 लाख कंपनी पर लगा ताला। बेरोजगारी के बाद भारत की जो दूसरी सबसे बड़ी समस्या है वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है एजुकेशन व एक्सपीरियंस का जितना सैलरी ना मिल पाना। एग्जाम्पल, एक बीटेक इंजीनियर जो 5 लाख लगाकर बीटेक करता है, और जो 5 लाख का 5% इंटरेस्ट 25,000 होता है, लेकिन उसको मात्र 10,000 रुपये में एक कंपनी में जॉब करना पड़ता है। उस पैसे से वो इंटरेस्ट भी नहीं पे कर पाता है। दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं, बीएड करके आज लोग प्राइवेट स्कूल में 5 से 6,000 रुपये में पढ़ा रहे हैं, और प्राइवेट कंपनियों में कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि 8-8 हज़ार पर भी काम करने वाले को काम नहीं मिल पा रहा है। इन्हीं दो सबसे बड़ी समस्या अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग को 21वीं सदी की सबसे बड़ी क्रांति बोला गया है। आइए एक एक करके समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग को 21वीं सदी की क्रांति क्यों बोला गया है। नंबर 1, फिक्की के रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक $645 बिलियन की हो जाएगी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। नंबर 2, MLM डायरेक्ट सेलिंग इज़ नाउ प्रोटेक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो डायरेक्ट सेलिंग है वो भारत सरकार के हाथों में आ गई है, और इसका देख रेख इंडियन गवर्नमेंट कर रही है। नंबर 3, एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 में 118.4 मिलियन लोग डायरेक्ट सेलिंग में हैं, और 2019 में ये आंकड़ा 130 मिलियन के पार पहुंच गया है। नंबर 4, डायरेक्ट सेलिंग में कोई कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ हर कोई सपोर्ट करता है, जिससे लोगों का बनना आसान हो जाता है। नंबर 5, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस एक रिस्क फ्री बिजनेस है, क्योंकि इसमें बहुत कम इन्वेस्टमेंट से इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है। और इस बिजनेस की एक सबसे बड़ी खासियत है कि इसमें किसी डिग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसको कोई भी आदमी आसानी से कर सकता है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग को 21वीं सदी का क्रांति बोला गया है। और एक बात, आज महंगाई रेशियो इतना ऊपर चला गया है कि अगर आदमी 10,000 12,000 में काम करे तो अपने परिवार को अच्छे तरीक़ा से नहीं चला सकता है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक आदमी अगर 4 से 5 साल तक अच्छे से लगन से मेहनत कर दे तो वो अपना हर सपना पूरा कर सकता है। और बाकी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर जा कर के दूसरा वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू। ये मोहब्बत का है, एक प्रेम का है, आपस में मिलकर करने का है, और हर आदमी यहाँ पे चाहता है कि एक दूसरे को ऊपर लेके जाओ, मजबूर भी है एक दूसरे को ऊपर लेके जाने के लिए। लेकिन ये आपने देखा होगा कि सारी चीजें प्रॉब्लम हो रहा है, मतलब सब मशीनें कर रही है, प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो हमारा क्या होगा? तो हमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं कि हमारा क्या होगा, हमारा बिल्कुल बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि आप देखें, मशीन कुछ भी कर ले, रोबोट कुछ भी कर ले, सारी दुनिया कुछ भी कर ले, लेकिन खाने पीने का जो सामान है, कपड़े हैं, पेट भरने के जो भी राशन आते, बाकी इसको कोई बंद नहीं कर सकता।
कुछ भी हो जाए, कितनी भी मशीन आ जाए, ये बंद नहीं होने वाला। जब ये नहीं बंद होगा तो क्या आरसीएम बंद होगा क्या कभी? क्योंकि अपने पास तो वही चीज तो है जो इंसान को डेली चाहिए। तो हमको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें बिंदास उन लोगों से मिलना है जो लोग रोजगार को ढूंढ रहे हैं, रोजगार के लिए भटक रहे हैं, या जो नौकरियों से निकाल दिए गए हैं, या जो इस तरीके के मामले हैं जो कि किसी बिजनेस में बेकार हो गए हैं, उनको मामला फंस गया है, फट गया, वहां पे कुछ नहीं है, उस तरीके के लोगों से मिलना बहुत जरूरी है। अभी देखेंगे कि मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि आने वाले समय में जब इसका एजुकेशन शुरू हो गया यूनिवर्सिटी कॉलेजों के अंदर, तो जब कॉलेज से यूनिवर्सिटी से स्कूल से जब बच्चे पढ़ के निकलेंगे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, तो क्या उनको किसी चीज को बताने की जरूरत पड़ेगी कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है? फिर तो ऐसा लगेगा कि अब तूफान आ गया है पूरे इंडिया ने, पूरे देश के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर तूफान मचेगा। लेकिन फायदा किसको होगा? जो इस सिस्टम में जुड़ा है, इस सिस्टम में लगा है, सीख रहा है, चल रहा है, कंटिन्यू कर रहा है, फायदा उसी को होगा। क्योंकि हर आदमी आके जो पढ़ाई करके आएगा, वो सभी के सभी तो कंपनी फैक्ट्री खोलने वाले हैं नहीं। उनको भी चाहिए कि मैं किसके साथ जाऊं। तो इसके लिए अपने को तैयारी बिल्कुल करके रखनी है। सॉरी, तैयारी करके रखनी है। मैं एक आप लोगों को एक और वीडियो दिखाता हूँ, छोटा सा 2 दिखाऊंगा। जिसमें एक बच्चा है, स्टूडेंट है, वो पढ़ाई कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जयपुर यूनिवर्सिटी के अंदर, चूंकि ये लोग आप लोग देखे भी होंगे, फिर भी मैं आप लोग को रिवाइज करता हूँ कि किस तरीके से पढ़ाई शुरू हो चुकी है। बोलते हैं कि भाई ये कर लो, तो कोई मानने को राजी नहीं है कि नहीं पता नहीं क्या होगा, गलत बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, डूब गया तो मैं नहीं बना पाया, तो बहुत सारी से क्वेश्चन आते हैं। तो अब धीरे धीरे जब कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर बातें आ गई है, तो फिर समझ लीजिए कि फिर इसको कोई रोकने वाला पैदा नहीं। और गवर्नमेंट को भी लगने लगा है, गवर्नमेंट को क्या लगने लगा है कि मैं इतना बड़ा रोजगार दे नहीं सकता, तो मैं यही एक रास्ता है। और अब देखेंगे कि कभी भी जितने भी टैक्स की बात होती है, 100% टैक्स कभी भी गवर्नमेंट को लोग देते नहीं। और यहाँ पर हम 1 रुपए का शैम्पू लेते हैं तो भी हम टैक्स पे करके लेते हैं। तो एक अच्छा तरीका है यहाँ पे कि गवर्नमेंट के लिए भी और पब्लिक। मॉर्निंग लीडर्स, मेरा नाम जितेंद्र खारी है। एमबीए परस्यू कर रहा हूँ, एमबीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हमारे एमबीए के फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीज पढ़ाई जा रही है, जिस चीज को हम कर रहे हैं और जिसके बारे में शायद लोग अभी भी थोड़ा डर रहे हैं, तो उनको मैं दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये हमारी बुक है जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सेल्स एंड प्रमोशन मैनेजमेंट, राइट, डिस्टेंस एजुकेशन। हमारे फर्स्ट सेमेस्टर की बुक के अंदर हमें जो चीजें पढ़ाई जा रही है, अब देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, कंपनसेशन प्लान। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, राइट। यू सी नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, 4 लेवल ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, यूनि लेवल प्लान, ब्रेकवे प्लान, फोर्स मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी प्लान, ठीक है। हाउ टू अंडरस्टैंड ए कंपनसेशन प्लान। सो हमें पूरे का पूरा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पढ़ाया जा रहा है। देखिए सिलेबस, स्पॉन्सर, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एसोसिएट्स, बिजनेस सेंटर, बिजनेस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ठीक है, अपलाइन एंड डाउनलाइन, ये हमारा सिलेबस है। विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से विड्थ एंड डेप्थ, विड्थ के बारे में अलग से बताया है, डेप्थ के बारे में अलग से बताया है, ठीक है। ये फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स जो हमारा मॉडल होता है, ठीक है, लेवल्स, अलग अलग जो लेवल होते हैं, ठीक है, वो सारा हमें हमारे सिलेबस के अंदर पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसके बाद हम आते क्रॉस लाइन, ठीक है, ये सेकेंड लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, जो सेकेंड जनरेशन की हम बात करते हैं। इसके बाद लेग्स मॉडल, राइट, 3 फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, 3 फ्रंट लाइन डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट, पॉइंट वैल्यू, जिससे हमारा कमीशन, नेटवर्क मार्केटिंग में जो कमीशन कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके बारे में भी इस बुक के अंदर पढ़ाया गया है। पॉइंट वैल्यू, ठीक है, लेवल वॉल्यूम, लैग वॉल्यूम, ग्रुप बिजनेस वॉल्यूम, कैलकुलेटिंग पॉइंट वॉल्यूम्स एंड कमीशंस, राइट। तो ये सारा का सारा हमें बुक के अंदर पढ़ाया जा रहा है। सो सीरियसली हमारा बिजनेस बहुत कमाल का है। सो आई प्राउड ऑफ माई बिजनेस। थैंक यू। देखेंगे कि जैसे कि जितेंद्र साहब ने बताया कि, और फिर जब बच्चे वहां से मैंने बताया कि पढ़ के निकलेंगे, तो यहाँ पे 2 चैलेंज। देखिए, पहली बात तो ये कि जैसे मैंने बताया गवर्नमेंट के लिए चैलेंज देखिए कि रोजगार नहीं दे पाए। दूसरा, मैंने चैलेंज के बारे में बात कर रहा था कि जीएसटी लेकर आया, पहले इससे वैट था, जो टैक्स भरने की बात आती थी। आप देखेंगे कोई भी, जितने भी बिजनेसमैन है, 100% टैक्स नहीं भर पाते। वो क्या करते,
मतलब अगर 1 लाख का है तो 25,000 का ही टैक्स भरेंगे, बाकी उसी के पीछे निकाल देते हैं। तो समझ लें कि 25% ही टैक्स मिल पाता है उद्योगपतियों से, जो बिजनेसमैन है। बाकी जो और गरीब लोग हैं या जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनके यहाँ से तो कुछ नहीं मिल पाता है। क्योंकि जैसे मान लें कि हम नमक लेने जाते हैं, तेल लेने जाते हैं, आटा लेने जाते हैं, जो भी घर का सामान लेने जाते हैं, किसी के पास, कोई बनिया के पास, तो कभी भी एक फर्रा लिख के इसे दे देता है, भाई आपका इतना सामान है, आप इतना पैसा दे दो, वहाँ कोई टैक्स नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे कोई भी आदमी जाएगा, कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर जाता है, जब आरसीएम की पीयूसी पे, बाजार पे, वनरल की पे, कहीं भी जाता है, तो वहां पे उसको 1 रुपया से लेके और 100 रुपया हो, चाहे 1000 हो, 10,000 हो, 50,000 हो, जितना भी खरीदारी करता है, उसको उसको बिल, पक्की बिल ही मिलती है। तो यहाँ से क्या होगा, अभी सरकार को लगने लगा है, उसको उसको समझ में आ गया कि यहाँ से 2 चीजें हो सकती है। पहला तो हमें 100% यहाँ से टैक्स वसूल सकते हैं, दूसरा लोगों को रोजगार यहीं से दे सकते हैं। ये दोनों चीजें यहाँ पे बिल्कुल अब सरकार का भी, अब देखेंगे जो गाइडलाइन आ गया, रूल रेगुलेशन आ गया, अपने अपने अंडर में लेने की बातें चल रही है, तो सारे कुछ चल रहा है। तो अभी भी अगर लोग नहीं समझे या हम नहीं समझा पाए, तो समझ लीजिए कि एक हमारी ही कमी है जो हम नहीं बता पा रहे थे, इसको हमें करना पड़ेगा। और अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो नहीं समझते, और समझेगी भी नहीं, मिलो तो टाइम लगेगा, कुछ टाइम लगेगा। लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे, उनके लिए मैं एक वीडियो दिखा दूं। अब देखें, मैं जितने वीडियो दिखा सब आप लोग देखें, फिर भी मैं रिवाइज कर रहा हूँ इसको, कि क्या हो सकता है हर स्टेट में, हर जगह पे क्या क्या बातें चल रही है सिस्टम को लेकर, और लोग अभी भी उसको सुनने को, मानने को राजी नहीं है। तो इसको जरा गौर से देखिएगा, ये वीडियो एक बार और चला था, ज्यादा इसमें चालाकी, होशियारी सब दिखाने की जरूरत नहीं है, बस सिस्टम सिर्फ फॉलो करिए, और सिस्टम फॉलो करेंगे तो बहुत। अभी तक हमने क्या किया उस बात को भूल जाना है कि हमने अभी तक क्या किया, क्या हुआ, अभी क्या करना है, बस उस पर अपने को आज से ही काम करने के और सपनों को पूरा करने के, टारगेट को पूरा करने की अपने को जरूरत है। पीछे सारी बातों को डिलीट कर देना है, अभी से बिल्कुल नए सिरे से लग जाना है, तो निश्चित रूप से हमारा काम अच्छा हो सकता है ना। 8वीं क्लास तक में प्लानिंग चल रही कि नेटवर्क मार्केटिंग को एक सब्जेक्ट के रूप में डाला जाए, कि जब बच्चे, मैं रिपीट करूंगा, जब बच्चे 8वीं क्लास पार करें तो उनको साइंस में, आर्ट में, किस में, कॉमर्स में नहीं, उनको यह मालूम होना चाहिए कि यस, नेटवर्क मार्केटिंग भी एक फ्यूचर है, करियर है। और आपको अभी भी डाउट है कि फील्ड में आऊं कि ना आऊं। दोस्तों हमेशा ध्यान देना, 2016 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की, मैं रिपीट करूंगा, 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गाइडलाइन जारी की है, किसके बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, राइट। और अभी भी आपको डाउट है कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं या ना करूं। मैं आपको डेटा देना चाहूंगा, इस डेटा को ध्यान से देखना। मैं जरा सा एक वेबसाइट खोल के फिर आपको शेयर करूंगा। आप कुछ मत करो, आप सिर्फ गूगल पे जाकर दोस्तों सिर्फ एक शब्द डालो। क्या डालोगे आप? डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज इन इंडिया। आप दोस्तों जैसे ही डायल करोगे, जब ये डालोगे ना गूगल के ऊपर में, स्क्रीन जब शेयर करेंगे तो यहां देखिए, मैंने गूगल पे जैसे ही डाला, यहां consumerhelpline.gov एक वेबसाइट आता है, यहां पर आप देखिए, मैं क्लिक करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जीओवी, यानी दोस्तों गवर्नमेंट की वेबसाइट है। यहां पे कितनी कंपनियां दोस्तों अब तक लाइसेंस मिल चुका है, लाइसेंस तो नहीं बोलूंगा, जिन्होंने डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किए हैं। और साथ में दोस्तों यहां पे एक डेटा आता है कि किसी कंपनी पे यदि एफआईआर वगैरह है तो वो भी आपको यहीं दिख जाएगी, राइट। यहां पे यदि मैं इस वेबसाइट को थोड़ा सा मैं बैक करूं, राइट, बैक करूं, आप देखिएगा यहां पे मैं सिर्फ डेटा पीएचपी को खत्म करता हूं, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहां पर प्रोसीड, यहां देखिए कि नोडल ऑफिसर का नंबर आता है। आप देख सकते हैं कि 30 स्टेट, मैं रिपीट करूंगा, टोटल 30 स्टेट के अंदर दोस्तों इसमें नोडल ऑफिसर नियुक्त किए जा चुके हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। और अभी आप पढ़े लिखे लोगों को मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ आपको यहां मिल जाएगा। और अभी भी आप इन पढ़े लिखे लोगों को ये डाउट है कि नेटवर्क मार्केटिंग करूं या ना करूं, जेन्युइन है कि नहीं है। दोस्तों ये आप तबाही, आप ये जो कर रहे हो ना, कि आप ये अपने से मजाक नहीं कर रहे हो, एक्चुअली दोस्तों आप अपने आने वाले जनरेशन से मजाक कर रहे हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? आप अपने आने वाले जनरेशन से मजाक कर रहे हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइन लेके आ जाती है, यूनिवर्सिटी में एमबीए कोर्स आ जाता है, डेली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू हो जाती है, और अभी आप चतुर चालाक बैठो, नेटवर्क मार्केटिंग बेकार है, फालतू, मुझे नहीं करना चाहिए। ताज्जुब की। तो मैं जितने यहाँ पे अगर नए लोग हैं, बैठे हैं, तो ये चीज को आपने दिमाग में रखिए कि हमें चतुर चालाक बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितनी भी चालाकी दिखानी थी हमने दिखा लिया है। इस पोजीशन पे पहुंचना था, हमने पहुंच गया है। तो फिर अपने को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपने सारी चीज देखा कि जो गवर्नमेंट की तरफ से 8वीं से लेकर यूनिवर्सिटी तक डायरेक्ट सेलिंग की पढ़ाई शुरू हो चुकी है।
तो फिर क्या होगा? मैं बार बोल रहा हूँ कि क्या हो सकता है, सोचो बच्चे जब पढ़ के निकलेंगे तो क्या होगा? फिर वही होगा कि हमें खोजना पड़ेगा। अभी तो लोग इधर जा रहे हैं, उस वक्त इतना भागना पड़ेगा कि आपको कोई मिलेगा नहीं। तो हमें बिल्कुल अभी समय है, समय के साथ हमें बिल्कुल इस चीज को पकड़ लेना है, इसके साथ चलना है, वरना हम अपने बच्चों के साथ, अपने आने वाले जनरेशन के साथ धोखा करेंगे। हमारे साथ तो होगा ही, लेकिन अपने बच्चों के साथ में हम धोखा करने वाले हैं। इस चीज को हमें बिल्कुल सोचने की, गंभीरता से सोचने की जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग, जो चीज को मैंने बताने की कोशिश किया है, आप लोगों के अंदर एक दर्शाने की मैं कोशिश किया, आप लोग समझे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस पे अच्छी तरीके से ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, काम करेंगे, निश्चित रूप से काम करेंगे। और सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय श्याम। ओवर टू विजय सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर ने आज हमें बहुत ही अच्छी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग जरूरी नहीं मजबूरी बन जाएगी, इस सब टॉपिक के बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से बताया। सर का मैं धन्यवाद करता हूं कि जो उन्होंने इस टॉपिक के बारे में हमें बताया। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारे हर एक सेक्टर में